नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हीरालाल जाट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आपको हर वर्ष अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के अंदर इनकम टैक्स के रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर का हमेशा इंतजार रहता है। साथियों, आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और एक नया अपडेट सॉफ्टवेयर जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए उपलब्ध है। साथियों, आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ अपने आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर पाएंगे और अपनी आय का ब्यौरा अपने डीडीओ को प्रस्तुत कर पाएंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र आग्रह, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी लाभान्वित हो सके। इस साल के आयकर गणना प्रपत्र के इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में काफी मेहनत लगी है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार काफी स्लैब के अंदर उतार चढ़ाव हुआ है तथा जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब है उसके अंदर मार्जिनल बेनिफिट रिलीफ यानी अंडर सेक्शन 115 BAC ब्रैकेट के अंदर 1 इस प्रकार के एक धारा के अंदर कुछ रिलीफ दिया गया है। यह मार्जिनल रिलीफ न्यू इनकम टैक्स स्लैब के साथ दी गई है। चलिए दोस्तों, बिना किसी फॉर्मेलिटी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस एक्सेल सीट को प्राप्त करने के लिए आप गूगल पर जाकर हीरालाल जाट लिखकर सर्च करिएगा। आपको सीट डाउनलोड करने के बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस सीट को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए होंगे, आप इस सीट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस एक्सेल सीट की जो सबसे पहली सीट है वो इंट्रोडक्शन सीट है। इस इंट्रोडक्शन सीट के ऊपर बहुत सारे निर्देश मिल जाएंगे जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद इस सीट का जो हार्ट है वो है मास्टर डाटा। इस पर आपके पूरी कैलकुलेशन निर्भर करेगी, आप इसको अच्छे से फिल करना। वैसे इस पर त्रुटि होने की संभावना कम ही रहेगी क्योंकि बहुत सारे वैलिडेशन लगे हैं, आप गलत इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। इसलिए आप बड़ी सावधानी के साथ इसके अंदर जो सफेद कलर की सेल नजर आ रही है उसके अंदर आपके डेटा फिल करना है। ऊपर वाला जो बॉक्स है इसके अंदर एम्प्लॉय पर्सन डिटेल है, इसके अंदर आपको अपनी पर्सन डिटेल फिल कर लेनी है। उसके बाद एम्प्लॉय पे डिटेल, ये पे डिटेल से संबंधित है, इस पर अपनी पे डिटेल बड़ी सावधानी के साथ फिल करनी है। साइड में आप देखोगे गुरुदेव के फोटो के नीचे आपको बेसिक ऑन 1 मार्च 2023 उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक फिल करनी है इस कॉलम के अंदर। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगर आपके इंक्रीमेंट के अलावा कोई मूल वेतन में परिवर्तन हुआ है, ACP है या MACP है या और कोई कारण है जिसकी वजह से आपका वेतन बढ़ा है, तो आप इसके अंदर वेतन बढ़ा हुआ वेतन का जो माह है वो माह सेलेक्ट करेंगे तथा वेतन बढ़ने के बाद जो आपका मूल वेतन है बेसिक पे है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस की जो रेट दर है वो आपको यहाँ लिखनी है। आप सबसे पहले पे मैनेजर से जो GA55 निकलता है उस GA55 को एक बार निकाल दीजिए और उससे आप टैली कीजिए और उसके अंदर आपके अप्रैल माह के अंदर जो ग्रुप इंश्योरेंस कटा है वो राशि यहाँ पर फिल करनी है। ये तो मैंने ऐसे ही डेमो के रूप में लिखी है ताकि मैं पीछे चेक कर सकूं कि राशि सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, ये देखने के लिए लिखी है। आप यहाँ पर GA55 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस की राशि लिखेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे इस पर आपके लिए बड़ी एक सुविधा है कि आप जिस अवधि का वेतन बनाना चाहते हैं या GA55 आप जनरेट करना चाहते हैं उस अवधि का GA55 जनरेट हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन फ्रॉम मंथ और टू मंथ, आपको जिस मंथ से करना है वो मंथ तो यहाँ लिखना है और जिस मंथ तक करना है वो मंथ यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट बटन दे रखा है, उस सेलेक्ट बटन के माध्यम से ही आपको सेलेक्ट करने होंगे। नीचे यहाँ पर अलाउंस अगर कोई है अतिरिक्त वो आप यहाँ लिख सकते हैं और डिडक्शन आपकी यहाँ आ जाएगी। SI की डिडक्शन, GPF या GPF 2004 की डिडक्शन यहाँ पर
LIC जो आपके वेतन से कट रही है वो आप यहाँ लिखेंगे। RGHS वैसे वहाँ ऑटो आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बेसिक पे के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर ले लेगा। ऐसा ही लोन अगर आपके है तो यहाँ लिखना है, GPF लोन है तो यहाँ लिखना है, ऐसा ही इंटरेस्ट है तो यहाँ लिखना है, अदर कोई डिडक्शन आपके चल रही है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कॉलम दे रखे हैं। नीचे आपके रहेगा इनकम टैक्स डिडक्शन बाय सैलरी, सैलरी के माध्यम से पर मंथ जो आप डिडक्शन करवाते हैं इनकम टैक्स के रूप में वो यहाँ लिखेंगे। आप पर मंथ अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिए। बस ये मास्टर डेटा अगर आप अच्छे से फिल कर लेते हैं तो इसका 80% वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखें, यहाँ पर प्रत्येक जो कॉलम और सेल है वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी को मिस नहीं करें, किसी को पीछे छोड़े नहीं, आप उसको स्किप नहीं करें, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है शॉर्ट वीडियो देख देख कर, उसमें आप वीडियो को स्किप करते हैं। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के अंदर भी कई सेल आप स्किप कर लेते हैं। यहाँ पर जितनी सेल दे रखी है वो सारी की सारी पीछे जितनी भी सीटें हैं उसके अंदर वो उनका लिंक है। अगर आप एक भी सेल को यहाँ पर मिस करेंगे तो पीछे एंट्री कहीं न कहीं आपके मिस होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस मास्टर डेटा पर प्रत्येक जो सेल है उसको जरूर एक बार देखें। अगर कोई सेल आपके काम नहीं आ रही है उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर गजेटेड और नॉन गजेटेड ये कॉलम है। आप सोचेंगे ये मुझे कहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत है भैया, क्योंकि पीछे जब दिसंबर माह के अंदर हितकारी निधि कटेगी तो इसके अकॉर्डिंग 250 या 500 रुपये कटेंगे। कोई भी सेल आप उसको स्किप नहीं कर सकते, प्रत्येक सेल का यूज है। और इसके अलावा कुछ एंट्री ऐसी भी है जो आपको छोड़नी भी है। जैसे मान लीजिए आपके पूरे वर्ष के अंदर वेतन के अंदर कोई तरह का बदलाव इंक्रीमेंट के अलावा नहीं हुआ है तो फिर इस सेल को तो छोड़ना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार उस सेल को पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। यदि वो सेल आपके काम आ रही है तो डेफिनेट उसके अंदर एंट्री करनी है, और अगर वो काम नहीं आ रही है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली सीट है GA55 चेक एंड एडिट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक GA55 तैयार हुआ मिल जाएगा। आपने जो मास्टर डेटा पर एंट्री की है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा GA55 जो पे मैनेजर से निकलता है ठीक उसी भांति यहाँ GA55 आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक लिखा है तो इसका मतलब आपको चेक करना है। अगर कहीं पर कोई एरर है, त्रुटि है या मिसमैच है, यहाँ पर डेटा आपके GA55 जो पे मैनेजर से निकला है उसके अकॉर्डिंग कहीं पर डेटा नहीं मिल रहा है तो आपको एडिट भी करना है। एडिट की सुविधा है, ये अनलॉक रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान देना, अगर यहाँ पर आप कोई चीज एडिट कर लेते हैं तो पीछे से लिंक हट जाएगा। अपने किसी दूसरे साथी का आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस पर वर्क करना है, क्योंकि इस पर आप लिंक तोड़ देंगे। यहाँ पर GA55 वैसा ही है जैसा पे मैनेजर से डाउनलोड होगा। यहाँ तक आपके जो पे मिला है उसकी टोटल हो जाएगी, यहाँ पर डिडक्शन है और डिडक्शन की फिर टोटल हो जाएगी, और अंत में जो नेट पे मिलने वाला है वो नेट पे या पीछे शो हो जाएगा। यहाँ पर केवल मात्र आपको चेक कर लेना है, अगर कहीं एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो आपको कहीं पर भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली है एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट। इस सीट पर आपके वेतन के अलावा अन्य कोई कटौतियां हैं अंदर आपको एंट्रियां करनी है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जो भी आय हुई है वो आय जरूर लिखना है। ये न्यू पे स्लैब के अंदर भी जरूरी है क्योंकि वो आपके आय के अंदर जुड़ेगी। जैसे आपके अन्य स्रोत से कोई आय है या कोई ब्याज से आय है या FD आदि से जमा कुल बचत पर कोई आय है, ये सारा जहाँ जहाँ आय लिखा हुआ है उसके अंदर आपको मेंशन करना है। धारा 80G जो धर्मार्थ संस्थाओं के अंदर दान दे रहे हैं उसकी 2 श्रेणियां हैं। यहाँ पर आप क श्रेणी के अंदर जो दान देंगे वो 100% छूट यहाँ शो करेगा, और ख श्रेणी के अंदर है तो उसके अंदर 50% आपके वो शो करेगा रसीद को। जैसे मैं यहाँ पर 1000 शो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरी 1000 की छूट दिखा रहा है, और यदि मैं यहाँ पर 1000 शो करूंगा
तो मुझे यहाँ पर 500 ही शो करेंगे, 1000, और इसमें से 50% करके ये 1500 कर रहे हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखें, अगर आपको जो छूट मिल रही है उस कॉलम के अंदर आपको एंट्री करनी है। यदि आप धारा 89 के तहत अगर छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके यस या नो का कॉलम रहेगा। आप यस कर सकते हैं, जो राशि बन रही है यहाँ पर ऑटो जनरेट हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आप नो ही रखें। अब आप सोचेंगे कि यस करने पर यह राशि आई कहाँ से। इसकी जो कैलकुलेशन है वो आगे दे रखी है। आगे एक प्रपत्र 10E है, उसके अंदर कैलकुलेशन होती है और उसकी जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। लेकिन आपके ये काम नहीं आ रहा है, आप इसको नो रखें। मकान किराया जो पता रसीद के अलावा जो छूट लेना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर यस नो का टैब दे रखा है। आप यस लिखोगे तो जो राशि बननी है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो करोगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा। इसके अलावा भी ये कॉलम अनलॉक रहेगा। आप राशि अलग से कैलकुलेशन करके अगर लिखना चाहते हो तो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बस एक्स्ट्रा डिडक्शन का मैटर खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। HRA की एक रसीद हमने कैलकुलेट की है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके सही बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप अलग से राशि लिख के भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। अब आपको जो एंट्रियां करनी थी वो सब आप कर चुके हैं। अब बस ये सॉफ्टवेयर आपको वापस आउटपुट देने वाला है, आपकी कैलकुलेशन बताने वाला है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे, ये है GA55 ओनली प्रिंट, यानी इसका केवल आप प्रिंट ले सकते हैं। जो आपने GA55 चेक और एडिट पर जो भी चेक कर लिया है या एडिट करना था तो एडिट कर लिया है, वो सारी डिटेल इस पे आ जाएगी। आप आराम से इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये A4 साइज में बिल्कुल पेज सेटअप कर रखा है, आपको केवल मात्र इसका प्रिंट लेना है। यहाँ पर कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकते। अगली जो सीट है वो गणना सीट है। इस सीट पर आपकी पूरी कैलकुलेशन आ चुकी है। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन रहेंगे, यहाँ नीचे दे रखा है आप पुरानी आयकर दर या नवीन आयकर दर, दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनकर आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेज्यूम लिखा है और यहाँ पर न्यू टैक्स रेज्यूम लिखा है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेज्यूम से इसकी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर जैसे ये बटन ऑन हुआ, आपकी पूरी कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रेज्यूम के अकॉर्डिंग हो चुकी है। और यदि आप इसको न्यू टैक्स रेज्यूम के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो केवल आपको इस बटन को ओके करना है। जैसे ही इस बटन को ओके किया, यहाँ पर न्यू टैक्स रेज्यूम लिखा भी आ जाएगा और नीचे पूरी कैलकुलेशन न्यू टैक्स रेज्यूम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। आप दोनों टैक्स रेज्यूम की कैलकुलेशन को बारीकी से चेक करें, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है वो टैक्स रेज्यूम आप अप्लाई करें। अब जैसे हम देखते हैं सबसे पहले ओल्ड टैक्स रेज्यूम, इसके अंदर आपकी पूरी कैलकुलेशन पीछे से आ चुकी है, और जो आपको धारा 80C के अंदर 1,50,000 तक जो छूट मिलनी है वो मिल चुकी है। आगे यहाँ पर राशि भले ही कितनी हो, आपको 1,50,000 तक ही छूट मिलेगी। और यहाँ पर 2-3 कॉलम है, गृह ऋण ब्याज पर जो छूट है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 तक, वो यहाँ शो करेगा। इसके अलावा यहाँ मकान किराया भत्ता है, अगर कोई कर मुक्त भत्ता है तो वो भी एंट्री आपको करनी है, पीछे बता रखी है धारा 10-13 इसके अंदर, या धारा 10(14) ये पीछे दे रखा है एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट पे। ये मिलेगा आपको यहाँ पर, आपको एंट्रियां करनी है इस कॉलम के अंदर, तब वहां जाके एंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे जाओगे तो पूरी कैलकुलेशन मिलेगी। इसके अलावा आपके 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80U, 80TTA, 80GGA और अदर्स, ये जितनी भी कटौतियां हैं वो अगर आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट पे शो कर रखी हैं तो यहाँ डेफिनेट आ जाएगी और आपको जो छूट मिलनी है वो छूट यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी और कुल आपकी जो कटौती है यहाँ शो करेगा। इन दोनों को जोड़ के
और उसके बाद इसको माइनस करके आपकी जो कर योग्य आय है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके अलावा आपको 288A धारा के तहत इसको 10 के गुणांक में करना होता है। हमने इसको 10 के गुणांक में यहाँ पर शो कर दिया। अब आपके सामने पुरानी आयकर स्लैब और नई आयकर स्लैब, दो स्लैब नजर आएगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने जो स्लैब सेलेक्ट की है तो उसकी जो ये कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। अभी फिलहाल आपने पुरानी आयकर स्लैब सेलेक्ट की है तो उसके अकॉर्डिंग आपके 2,50,000 तक आपको जीरो टैक्स बनेगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500, और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक आपकी 20% के हिसाब से टैक्स बनेगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी। और 10 लाख से ज़्यादा राशि है तो फिर आपके 30% के हिसाब से टैक्स बनेगा और इनकी टोटल फिर यहाँ हो जाएगी। उसके बाद आपके अगर धारा 87A अगर पुरानी स्लैब ले रखी है और 5 लाख तक आपके कर योग्य आय है तो आपको 12,500 की पूरी छूट मिलेगी, यानी आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। और यदि आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, आपको जो टैक्स है वो देना है। और उसके बाद 4% अलग से जो सेस बनता है उपकर वो भी देना है। उसके बाद आपका जो कुल आयकर है वो यहाँ शो करेगा। नीचे आपके धारा 89 के तहत अगर छूट है तो यहाँ शो करेगा। एक्स्ट्रा डिडक्शन पर जो आपको यस का बटन बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ राशि आ जाएगी। फिर घटाने के बाद ये राशि यहाँ बताएगा। अगर आपने जो टैक्स अपने वेतन से या अन्य तरीके से अगर जमा कराया है और आपने शो किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ गणना हो जाएगी। आपने इतना टैक्स तो फिल कर दिया है और इसमें से ये माइनस करके बताएगा कि अभी फिलहाल आपको इतना टैक्स और पे करना है, ये पेबल है। और अगर ये इससे ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर रिफंडेबल लिखा आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि एक ये नई एंट्री क्या है, मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 BAC कोष्टक 1। इसके अंतर्गत हमें जो न्यू टैक्स रिज्यूम यानी जो नई आयकर स्लैब ले रखी है तो उसके अंदर 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो वैसे ही आपको धारा 87A के तहत छूट मिल जाती है। लेकिन जैसे ही 7 लाख से ऊपर आपकी राशि होती है तो एकदम आपका टैक्स 25,000 रुपये बनता है। तो ये तो गलत हुआ ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मान लीजिए कोई कार्मिक है एक्स, उसकी आय है 7 लाख और 10 रुपए। कितने? 7 लाख 10 रुपए। अब 10 रुपए एक्स्ट्रा है 7 लाख से तो उसको ये जो 25,000 की छूट मिलनी थी वो नहीं मिल रही है और उस वजह से उसको पूरा 25,000 का टैक्स बन रहा है। किस कारण से भरना पड़ रहा है? केवल 10 रुपये एक्स्ट्रा था। तो इस कारण ये जो मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 BAC के अंदर दिया गया है कि भाई केवल 10 रुपए के कारण किसी कार्मिक को इतना टैक्स पे न करना पड़े, इस वजह से उसको मार्जिनल रिलीफ दिया जाए। अब ये कैसे दिया जाए मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं न्यू स्लैब। ऐसे ही हमने यहाँ पर न्यू स्लैब को सिलेक्ट किया तो हमारी जो पूरी कैलकुलेशन है वो न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग हो चुकी है। अब केवल यहाँ पर आपको एक रिलीफ मिल रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है उसके अकॉर्डिंग, बाकी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ये धारा 80C इसकी भी छूट नहीं मिलेगी। ये धारा 80D और 80GG जो भी है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो फिर आप सोचोगे कि न्यू स्लैब के अंदर तो किसी प्रकार की छूट है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जो ये टैक्स की स्लैब है वो ऐसे कर दी कि 3 लाख तक तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं, 0% कर दिया। यहाँ पर 2.5 था, यहाँ 3 कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, 3 लाख से 6 लाख सिर्फ 5% रखा, यानी अगर आपके 6 लाख तक आय है तो मात्र 15,000 रुपये टैक्स बनेगा और वो भी आपको धारा 87A के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। उसके बाद 6 लाख से 9 लाख तक 10% और फिर आगे 12 लाख से 15 लाख तक 20% और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये जो राशि है 10,17,000 इसकी जो कैलकुलेशन है वो होगी और यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 25,000 की छूट भी इसको नहीं मिल रही है। कारण क्या है कि 7 लाख से अधिक इसकी
आय है, इस वजह से उसको छूट नहीं मिलेगी। अब मार्जिनल रिलीफ क्या है और 7 लाख की राशि पर कैसे छूट मिल रही है, तो हम चलते हैं मास्टर डेटा पर और यहाँ पर इसकी बेसिक पे कम करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कार्मिक की बेसिक पे है 38,900 रुपये का, लेकिन नहीं है पे चार्ट के अंदर, मैं ऐसे ही डेमो करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ जाओगे आप कंपटीशन सीट पे, तो यहाँ पर आप देखोगे 7,23,360 रुपये इसका वेतन बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग इनका जो टैक्स बना है वो है 27,336। अब इनको धारा 87A के तहत तो छूट मिलेगी नहीं, क्योंकि ये 25,000 से ज्यादा हो चुका है। तो अब इनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इनके जो मार्जिनल रिलीफ है वो मिलनी है 27,770 तक। तो इनको 27,770 तक छूट मिलनी है, तो इसमें से माइनस निकलेगा, यानी पीछे 23,335 रुपये ये इनका टैक्स बना। फिर इसके ऊपर 4% जो सेस है वो उसकी कैलकुलेशन होगी और ये टैक्स बनेगा। इस प्रकार इनको टैक्स फिल करना है। अगर आपने ज़्यादा टैक्स फिल कर दिया है तो फिर आपको रिफंडेबल राशि ये बता देगा, शो कर देगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको मार्जिनल रिलीफ समझ में आए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेतन 37,600। अब ये इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, तो देखते हैं कि उनकी कैलकुलेशन में लास्ट में जाके कितनी कर योग्य आय होती है। वो हो रही है 6,57,020 रुपये। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इनकी जो कर योग्य आय है वो 7 लाख से कम है, तो इनको धारा 87A के तहत पूरी राशि 25,000 तक जो इनका टैक्स बनता है उनकी छूट मिलती है। तो इनका तो टैक्स वैसे ही 24,702 ही बना, इनको पूरी की पूरी छूट मिली। इसका इनको कोई भी टैक्स फिल नहीं करना है। यहाँ बेसिक कर देते हैं 37,900। अब ये 37,900 बेसिक हुई, तो देखते हैं इनकी कैलकुलेशन क्या आती है। यह आ गई 7,02,790 रुपये। अब इनका जो टैक्स है वो टैक्स बन रहा है 25,279 रुपये, यानी 25,000 से 279 रुपये ज्यादा होने के कारण अब इनको ये तो जो 7 लाख के अंडर जो धारा 87A के तहत छूट मिली थी वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने धारा 115 BSC के तहत इनको मार्जिनल रिलीफ दिया जा रहा है। मार्जिनल रिलीफ की छूट मिलेगी तो इनका टैक्स पीछे बचेगा 2,792 रुपये। इस कार्मिक की जो नेट आय थी वो थी 7 लाख से केवल मात्र 2,792 रुपये एक्स्ट्रा थी, तो इनको जो टैक्स फिल करना है वो 2,792 तो करना है। ये तो कैलकुलेशन होके आ रही है 2,792, फिर सेंस और उसके अलावा ये राशि बन रही है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब मैं एक चीज और करता हूँ और इसको नजदीक लेके जाता हूँ। ये अभी 2,792 तक है, मैं लगभग 7 लाख के आसपास लेके जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर जो बचत पर आय है 2,000, मैं इसको यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से 2,000 कम करूंगा, जो यहाँ सीट है वहां पर केवल मात्र 792 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ये 700 रुपये जो ज्यादा है 7 लाख से, ये केवल इनको इतने 792 रुपये का ही टैक्स फिल करना है। और बाकी जो 7 लाख पर इनको रिलीफ मिलना था, इनका मार्जिनल रिलीफ निकाल दिया गया है। इनको 24,287 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इस टैक्स पर 25,079 रुपये बन रहे हैं इनके टैक्स के, और पीछे बचेंगे केवल मात्र इसके 792 रुपये, और इस पर 32 रुपये सेस जोड़कर 824 रुपये ही टैक्स देना है। मैं इसको और ज़्यादा समझा सकता, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरीके से आपको मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इस संदर्भ में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। अभी फिलहाल ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो आपकी जो आय है वो आय के अकॉर्डिंग हो रही है। आप चाहते हो कि मेरी जो धारा 288A के तहत जो राशि 10 के गुणांक में हुई है, यानी राउंडेबल जो राशि है, उसके ऊपर मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप इस पे जैसे ही राइट का निशान करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये राशि बनेगी। अभी देख लो 790 रुपये हो गए, और अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पर 792 हो जाएंगे, ये 792 है। और अगर जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो 790 है तो उसके अकॉर्डिंग ये राशि आ जाएगी। ये हमने मातापची इसी के लिए की है। पूरी सीट बनाने में जितना समय नहीं लगा है उतना समय केवल ये मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट निकालने के लिए किया, और इसको पूरी तरीके से समझा और किस प्रकार से ये
जो राशि बनती है हमारी कर योग्य और उसके अलावा जो 10 के गुणांक में राशि बनती है, दोनों पर कैलकुलेशन में क्या अंतर आता है वो सारा यहाँ कर दिया। आपको जहाँ बेनिफिट है, जो आपका सीए समझाए कि सीए बताए कि किस अकॉर्डिंग बढ़ना है, उस अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके से करके दे दिया। वैसे आपके लिए यहाँ तक सीट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हमारे कई ऐसे साथी हैं जो 89 के तहत छूट लेना चाहते हैं, तो अगली सीट उनके लिए है। अगर उनका कोई एरियर पिछले वर्षों में बना है तो उसके अकॉर्डिंग जो साथी छूट लेना चाहते हैं वो सीट यह है। इस पर आपके उस समय की जो नेट टैक्सेबल राशि होती है वो ऊपर कॉलम में लिखनी है, और जो एरियर अब आपको मिल रहा है और वो एरियर उस समय मिलना था तो वो आपको कैलकुलेशन करके गणना करके वो राशि निकाल के फिर वो राशि यहाँ लिखनी है। न्यू टैक्स रेज्यूम ये 2020-21 में आई है, तो इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ओल्ड और न्यू रिज्यूम के ऑप्शन भी दे दिए कि आपको किस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करवानी है। ये सारा का सारा समझाया हुआ है, अलग से इसका वीडियो बना हुआ है पिछले साल, उसका देख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये परपत्र जो 10 इस पे कैलकुलेशन होती है इस 89 की, तो ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर हो चुकी है और इसके अकॉर्डिंग जो ये राशि बनती है, ये राशि वहाँ जो धारा 89 के तहत छूट मिलनी है वो मिल जाएगी। और अप्रैल माह के अंदर हमें जो प्रपत्र 16 फिल करना होता है, ये प्रपत्र 16 भी आपके सामने जनरेट हो चुका है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपके सामने एक बढ़िया सा सुंदर और सरल एक सॉफ्टवेयर आप तक हाजिर किया जा रहा है। आप इसको यूज कीजिए और इसके ऊपर कमेंट वीडियो पर करना है तो जरूर करिए ताकि हमें संबल मिले, और साथ ही साथ अगर कहीं कोई त्रुटि है, एरर है, मिस्टेक है तो उसके अंदर हम अपडेट भी कर सके। इसलिए साथियों से निवेदन रहेगा कि आप जरूर कमेंट करके हमें हौसला अफजाई करते हुए हमें निर्देश भी देते रहे समय समय पर। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।